हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम फिर से एक बार आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट्स। देखिए सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं जो एक दूसरे के एब्सेंस में काम आते हैं। जैसे कि अगर एक को यूज़ ना करें तो दूसरे को यूज़ कर लें, जैसे चाय और कॉफ़ी। जो लोग चाय नहीं पीते वो कॉफ़ी पीते हैं, तो अब वो कभी कभी उन्हें ज़रूरत होती है कॉफ़ी की बजाय वो चाय पी लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल है, इनको हम एक दूसरे के एब्सेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कॉफ़ी और मिल्क जो है वो नहीं यूज़ हो सकते क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो एक दूसरे के साथ यूज़ हो सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन डायमंड एंड काव, ये गलत है। पेन एंड इंक, पेन को विदाउट इंक हम यूज़ नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इज़, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है? एन इंडिकेटिव स्टेटमेंट, ए सेलेक्टिव स्टेटमेंट, ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, एन इलिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए जो लॉ ऑफ डिमांड है, क्योंकि हम उन्हें काउंट करते हैं तो इसीलिए ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। जो हमारा डी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज़ हाईएस्ट इन द केस ऑफ। देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है कि जिस वस्तु के यूज़ के लिए हम जितना अमाउंट देना चाहते हैं और जो एक्चुअल में पे करते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो वो किस केस में हाईएस्ट होती है? नेसेसिटीज़ के केस में। जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं वो हमें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं, जबकि हम उनके लिए देना बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे कि देखिए पानी है, पानी के लिए हम बहुत कुछ पे कर सकते हैं। नमक है, नमक के लिए बहुत कुछ पे कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही लिटिल अमाउंट पे करना होता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ ही कंज्यूम 3 कमोडिटीज़ व्हेन। एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में होगा? जब वो 3 वस्तुओं का किस तरह से यूज़ करे। तो देखिए जब तीनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये MU ऑफ जेड, MU ऑफ एक्स एंड MU ऑफ वाई। जब ये तीनों की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ मोर इज़ डिमांडेड एट द सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट हाइयर प्राइस, द फैक्ट ऑफ डिमांड इज़ नोन एज। यानी कि सेम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड की जा रही है किसी कमोडिटी की, या फिर जब प्राइस बढ़ गया है तब भी वो सेम ही क्वांटिटी मांग रहे हैं, मतलब डिमांड में फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज़ ऑफ डिमांड। तो इससे कहेंगे कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। या फिर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गए लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही, तो इसे कहेंगे इंक्रीज़ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज द रिजल्ट ऑफ। एक्सटेंशन यानी कि प्रसार, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन। तो हमारी मांग का प्रसार और संकुचन क्या होता है? तो देखिए जैसे हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा मांग वक्र है ये। तो ये देखिए ये प्राइस है और ये प्राइस है। तो जो भी इसमें डिफरेंट आता है, जो भी इसमें चेंज आता है वो किसकी वजह से होता है? चेंज इन प्राइस की वजह से। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो एट इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कब ज़ीरो होता है? जब हमारी मांग की लोच कैसी होती है? तो हमारी मांग की लोच, तो देखिए MR का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? MR इज इक्वल टू AR E-1 अपॉन E। ठीक है, तो अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि जब हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी? जब हमारा MR ज़ीरो होगा। तो देखिए अगर हम 1 रख लेते हैं E की जगह, तो हमारा क्या आएगा? ये देखिए ज़ीरो आ जाएगा। तो MR हमारी ज़ीरो कब होगी? MR हमारी ज़ीरो जब होगी जब हमारी इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 होगी। तो C हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कब ज़ीरो होगा? तो देखिए जब हमारी E जो है वो मोर देन 1 होगी। तो मान लीजिए हमने इसको 3 मान लिया, ठीक है, और ये हमारा देखिए 3 आ गया, तो कितना आया? ये 2/3।
पॉजिटिव आया नहीं आया ये। तो ये हमारा जब ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा एम आर जो है वो, देखिए मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कब पॉजिटिव होगा, जब हमारी इलास्टिसिटी कैसी हो, तो जब हमारा ई जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। मान लीजिए 2 ही है ये, तो ये हमारा क्या आया 1/2, पॉजिटिव आया नहीं आया ये। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहे हैं नेगेटिव कब होगा। अगर इलास्टिसिटी हमारी कैसी होगी, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी हमारी, जब 1 से कम होगी। और 1 से कम होने का मतलब क्या होता है, 1 से कम होने का मतलब होता है हमारा इनइलास्टिक होना। तो जब हमारी जो इलास्टिसिटी है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, डिमांड जो है वो हमारी बेलोचदार होगी, यानी 1 से कम होगी, तब हमारा जो है मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ई हमारा है 0.5, ठीक है, और ये तो कितना आएगा, ये आ गया, देखो माइनस में आ गया, 0.5/0.5, तो माइनस में आ गया ना, तो यही पूछ रहे हैं ये। नेक्स्ट क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की जो कीमत लोच का फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द डिमांड कर्व शोज दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर, डिमांड कर्व क्या दिखाता है कि प्राइस और क्वांटिटी कैसी हैं। तो डिमांड कर्व दिखाता है कि वो कैसी हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, और एक कम होता है तो एक ज़्यादा होता है। तो हमारा जो ये सी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। हमने देखा भी तो है, ये हमारा जो ग्राफ बनता है, तो देखिए जैसे जैसे पी हमारा बढ़ता जाता है ये नीचे जाता जाता है, और जैसे जैसे हमारा पी कम होता है ये बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू पैराडॉक्स, डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स अराइज बिकॉज, जो ये हमारा हीरा पानी विरोधाभास है जो कि एडम स्मिथ ने दिया है, ये क्यों होता है। ये कहा जाता है कि डायमंड है उसकी तो कीमत इतनी ज़्यादा है और पानी जो है उसकी कीमत इतनी कम है, जबकि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम पानी के बिना रह नहीं सकते, डायमंड के बिना तो हम रह भी लेंगे। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है वैल्यू इन यूज़ डिफर्स फ्रॉम वैल्यू इन एक्सचेंज, यानी जो हम उसकी यूज़ कर रहे हैं और जो हमें उसके एक्सचेंज में मिल रहा है वो अलग अलग है, क्योंकि हीरा जो है बहुत ही रेयर है, बहुत कम इसकी मात्रा हमें रहती है, पानी की जो मात्रा है हमें सफिशिएंट अवेलेबल है, तो इसीलिए पानी के बदले में हमें कम राशि देनी होती है, जबकि वो ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन हीरा क्योंकि उसकी मात्रा में कमी है, स्केयर रिसोर्सेज में आता है, तो इसीलिए वो हमें कीमती है, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हीरा पानी विरोधाभास उत्पन्न होता है सीमांत उपयोगिता की वजह से, कि कितनी हमें किससे उपयोगिता मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाई, तो देखिए जितने भी ये हैं सबके द्वारा मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला दिया गया है। WS जेवंस भी हैं, कार्ल मेंजर एंड बॉलरस हैं, WF लोएड, ड्यूपिट एंड गॉसन, ये सबके द्वारा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का दिया गया है। और गॉसन के द्वारा जो दिया गया है वो हमारा सीमांत उपयोगिता हास नियम दिया गया है, डिमिनिशिंग मार्जिनल का जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग फिगर इफ़ वी ऑब्जर्व ए कंज्यूमर चूजिंग बाइंग कॉम्बिनेशन B1 व्हेन द कंज्यूमर बजट लाइन इज AB वी कैन कंक्लूड। देखिए अभी एक ग्राफ दिखा रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस पर तो हमारा एक्स गुड है और वाई एक्सिस पे हमारा वाई गुड है, और देखिए कॉम्बिनेशन दे रखे हैं B1H D1, ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं हमारे। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछ रहे हैं B1 इज़ प्रेफर्ड टू ऑल कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन द बजट लाइन AB, जो AB बजट लाइन है इस पर जितने भी कॉम्बिनेशन है तो B1 को प्रीफर किया जा रहा है, ठीक है। जो हमारी देखिए बजट लाइन है, हम बजट लाइन से ना तो ऊपर वालों को प्रीफर करते हैं ना कि हम नीचे वालों को, क्योंकि नीचे वाले हमें लेस सेटिस्फाई करेंगे और बाहर वाले जो हैं वो हमें हमारी जो बजट लाइन है उससे ऊपर आते हैं। बी ऑप्शन क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन बिलो द बजट लाइन AB आर कंसिडर्ड इंफीरियर टू B1।
कॉम्बिनेशन B1 इज़ प्रिफर्ड टू कॉम्बिनेशन E, ऑल द एबव आर करेक्ट। तो देखिए सारे जो हैं वो सभी करेक्ट हैं। कॉम्बिनेशन B1 प्रेफर किया जाता है E के अकॉर्डिंग, और ऑल कॉम्बिनेशन बिलो द बजट लाइन कंसीडर इन्फीरियर टू B1। हमने बताया ना कि बजट लाइन से जो नीचे होते हैं वो इन्फीरियर माने जाते हैं। B1 जो है वो लगभग इससे लगा ही हुआ है इस बिंदु पर, बजट लाइन पर, तो इसीलिए इसको प्रीफर किया जाता है। तो हमारे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ए चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू गुड विद द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेनिंग सेम इज रिलेटेड टू। मतलब कि अगर दो गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है तो अगर सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम रहता है तो वो किससे हमारा रिलेटेड है, तो वो जो हमारा है इनकम इफेक्ट से रिलेटेड है, कि जो भी चेंज आ रहा है प्राइस में तो इनकम से हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। हमारा जो आय का प्रभाव है वो उन पर सेम पड़ रहा है, तो ये हमारा इनकम प्रभाव से, इनकम इफेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द सब्सटीट्यूशन अफेक्ट द प्राइस चेंज इन वन कमोडिटीज अकम्पनीड बाई चेंज इन मनी इनकम सो दैट द कंज्यूमर बिकम नाइदर बेटर ऑफ देन द नॉर वर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू। क्या कह रहे हैं ये कि जो हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, अगर प्राइस चेंज होता है वन कमोडिटी का और हमारी मनी इनकम भी चेंज हो रही है, तो जो कंज्यूमर है ना तो वो अच्छा हो पाता है, ज़्यादा अच्छी स्थिति में आता है, ना ही वो बुरी स्थिति में आता है। तो ये नियम किसने दिया है, तो ये नियम हमारा मार्शल ने दिया है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है डिमांड और प्राइस का आपस में कंपैरिजन किया गया है। इफ़ dx1 अपॉन dp2 इज़ पॉजिटिव एंड dx2 अपॉन d1 इज़ नेगेटिव, देन क्या होगा। तो ये बता रहे हैं कि जो x1 है वो हमारा ग्रॉस सब्स्टिट्यूट है x2 का, और x2 एक ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट है x1 का, तो ये गलत है। इन द फर्स्ट केस x2 इज़ ए ग्रॉस सब्स्टिट्यूट ऑफ x1 एंड द सेकेंड केस इज़ ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2, ये भी गलत है। देयर इज़ नो रिलेशनशिप। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट सब्सटीट्यूट्स एंड नेट कॉम्प्लीमेंट्स आर डिफाइंड बाय। जो हमारे पूरे वस्तुएं हैं और जो हमारी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब हम इनकम इफेक्ट को तो निकाल देते हैं और केवल जो हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है इसको देखते हैं, तो हमारा ये डिफाइन किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। एक्सक्लूडिंग इनकम इफेक्ट एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द टू फैक्टर दैट डिटरमाइन कंज्यूमर बिहेवियर आर। जो कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता के व्यवहार को दिखाते हैं वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो वो दो फैक्टर हैं। देखिए सबसे पहला है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, वो हमारी चॉइस को दिखाते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हम लेना चाहते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। और द ऑब्जेक्टिव एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाई गुड्स एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, तो बी और सी ऑप्शन हमारा सही है, तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा बना। नेक्स्ट देखते हैं। Assuming other things remain the same, if an increase in real income causes a reduction in the demand for potatoes and a rise in the demand for wheat, which is the following is correct। तो ये क्या मान रहे हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि अन्य बातें समान रहते हैं, केवल जो हमारी इनकम बढ़ रही है वो किस वजह से, कि जो पोटैटो की डिमांड है वो कम हो गई है और जो मीट की डिमांड है बढ़ गई है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पोटैटो हैं वो इन्फीरियर हैं, क्योंकि अगर इनकम बढ़ने से भी किसी गुड की डिमांड कम हो रही है तो उसे इन्फीरियर माना जाएगा। और द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मीट इज़ पॉजिटिव, और आय पर जो हमारा आय का जो हिस्सा मीट पर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इनकम इफेक्ट जो पॉजिटिव है, तो हमारा बी और सी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू हैव ए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होती है हमारी, मतलब जो हमारी मांग की आड़ी लोच है वो कब होगी, तो ये होगी हमारी
एक तो वुड टेनिस रैकेट एंड मेटल टेनिस रैकेट पे, और गिन एंड टॉनिक पे। क्योंकि एक की डिमांड कम होने से दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। अगर वुड के टेनिस की रैकेट की डिमांड कम हो जाएगी तो मेटल के बढ़ जाएगी, और ऐसे ही हमारा गिन और टॉनिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फिगर एंड आंसर विच रेंज रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो देखिए जो हमारी डिमांड चल रही है तो कौन सी स्थिति हमारी बता रही है जहाँ हमारी जो ईडी है वो लेस देन 1 है हमारी। तो देखिए जो हमारा ये है, ये जो हमारा डीसी पोर्शन है ये हमारी बता रहा है, ये जो डीसी पोर्शन है ये हमारी बता रहा है लेस देन 1। ठीक है, ये पोर्शन बता रहा है लेस देन 1, ये बता रहा है इक्वल टू 1, और ये बता रहा है ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर दो कमोडिटी ऐसी हैं जो एक दूसरे की पूर्णतया से प्रतिस्थापन है, मतलब एक की बजाय हम दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके अंतर्गत जो होगी मांग की आड़ी लोच कैसी होगी, तो वो इन्फिनिटी होगी, अनंत होगी। अगर एक की बजाय हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, या फिर टी एंड कॉफ़ी को ले सकते हैं, तो ये क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। तो इसमें जो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो इन्फिनिटी होगी, यानी अनंत होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए कमोडिटी एक्स इन बेस्ड ऑन द अजम्पशन। अगर हम एक ही डिमांड कर्व बनाते हैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए और वो कोई कमोडिटी यूज़ कर रहा है एक्स, तो वो किस एजम्पशन पर बेस होती है हमारी। तो देखिए वो बेस होती है हमारी इंडिविजुअल इनकम, टेस्ट, हैबिट एंड प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ रिमेन कांस्टेंट। तो ये माना जाता है कि जो भी वस्तुएं हैं उन सब की कीमत समान रहेगी, उसकी इनकम सही रहेगी, और उसकी टेस्ट और हैबिट जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, तभी एक डीडी कर्व बनाया जाता है। ये जो डीडी कर्व है ये जब भी बनाया जाता है जब अन्य बातें समान रहे, जैसे कि हमने पढ़ा है सेटरडेस पेरिस, अन्य बातें समान रहेंगी तब ये डिमांड काम करेगा हमारा, कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी। और अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये वाला नियम जो है वो काम नहीं करेगा, मांग का नियम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन वॉट ए कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे एंड वॉट इज़ एक्चुअली पे फॉर सम गुड इज़ कॉल्ड। ये हमने पीछे भी देखा है, इसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। हम किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए जो देते हैं और वास्तव में जो देना चाहते हैं उनका डिफरेंस जो है वो उपभोक्ता की बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। गिवन गुड कौन से गुड्स होते हैं, देखिए नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, कीमत बढ़ती है मांग घटती है, कीमत घटती है मांग बढ़ती है। लेकिन गिवन गुड के केस में उल्टा होता है, अगर इनकी कीमत घट जाएगी तो इनकी मांग भी घट जाएगी, और अगर इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो इनकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमारा ए ऑप्शन है, ये सही है, फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब मानव जो इच्छाएं हैं इनकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है ये नहीं है, ऑल द वांट्स आर फुलफिल्ड, कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इच्छाएं तो अनंत हैं लेकिन जो हमारे पास साधन है वो सीमित है। ये तो पहला सही है, वांट्स आर अनलिमिटेड, लेटेंसीज ऑफ वांट आर डिफरेंट, ये भी मतलब कि वांट किस किस चीज़ की किस किस के लिए है, कितनी सीमा तक है, ये भी डिफरेंट है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ये सही नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्या है, कंजम्पशन इन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन यानी उपभोग का मतलब क्या होता है, तो ये होता है उस जो भी वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पूरी तरह से यूटिलिटी प्राप्त करना और अपनी जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई करना। तो जो ये सी ऑप्शन है ये सही है हमारा। गेटिंग ऑफ यूटिलिटी थ्रू गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ दीज एजम्पशन डू इकोनॉमिक्स ऑलवेज मेक अबाउट कंज्यूमर्स। मतलब जो इकोनॉमिक्स हैं अर्थशास्त्री हैं वो कंज्यूमर के बारे में क्या एक एजम्पशन हमेशा बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं,
तो जो अर्थशास्त्री होते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील है, यानी वो रैशनल है। तो ये बताते हैं कि दैट दे मेक रैशनल डिसीजन इन द मार्केट, और वो मार्केट में भी बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। ये नहीं होता कि किसी चीज़ की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसे नहीं होता है। वो विवेकशील उपभोक्ता होता है और विवेक से ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और मोर नियरली करेक्ट, मतलब इनमें स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है या लगभग करेक्ट के निकट है। तो हमारा क्या है इसका, मोर ऑफ ए कमोडिटी विल यूजली बी सप्लाइड एट ए हाइयर प्राइस देन ए लोअर प्राइस। क्या है ये कि जब कोई भी वस्तु का हाइयर प्राइस होगा तभी उसकी कमोडिटी ज़्यादा सप्लाई करी जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट में उत्पादक को ये लगेगा कि मेरी कमोडिटी की तो डिमांड ही नहीं है तो वो क्यों ज़्यादा बनाएगा। तो जो हमारा बी ऑप्शन है यही हमारा सही है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ये मोर ऑफ ए कमोडिटी विल यूजली बी डिमांडेड एट हाइयर प्राइस देन ए लोअर प्राइस, ये तो गलत है। हाइयर प्राइस पे तो कम डिमांड होती है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मैचिंग है ये। सबसे पहला कह रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स, यानी कि हमारी जो डिमांड है उसका प्रसार हो रहा है। इंक्रीजिंग डिमांड मीन्स डिमांड में हमारी वृद्धि जो हो रही है। डिक्रीज इन डिमांड यानी डिमांड में कमी जो हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिमांड में जो हमारे संकुचन आ रहा है। तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा हमारा, कि डिमांड का प्रसार कब हो रहा है, कि मोर डिमांड एट लेस प्राइस, यानी कि कम प्राइस पर बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो इसको एक्सटेंशन कहेंगे। तो ए का 6 हमारा सही है। उसके बाद है इंक्रीजिंग डिमांड मीन्स, डिमांड की वृद्धि किसको कहा जाएगा, मोर डिमांड एट द सेम प्राइस, यानी कि उसी प्राइस पर ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो डिक्रीज़ क्या कहा जाएगा, लेस डिमांड एट ए लो प्राइस, मतलब डिमांड कम होती जा रही है प्राइस घटने के साथ साथ। तो हमारा जो सी का ऑप्शन है वो 5 रहेगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब कहा जाएगा, लेस डिमांड एट ए सेम प्राइस, मतलब प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन हमारा जो हमारा डिमांड है वो कम होती जा रही है। ए का ऑप्शन हमारा 6 है, बी का ऑप्शन हमारा 3 है, सी का ऑप्शन हमारा 5 है और डी का ऑप्शन हमारा 4 है। तो ये हमारी मैचिंग का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड, सेटेरिस पेविस द कर्व एक्सपेक्टेड टू बी। ये कह रहे हैं कि अगर एक जो प्राइस है वो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है, तो जो क्वांटिटी है वो डिमांड की जा रही है, तो अन्य बातें समान रहने पर तो कर्व माना जाए कैसा बनेगा। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगा। कैसा बनेगा वो, सब्स्टिट्यूट गुड के उसमें पॉजिटिवली स्लोप्ड, तो जैसे ये वाला, ठीक है। नॉर्मली हमारा डी डी कर्व कैसा होता है, ऐसा नेगेटिवली, लेकिन ये पॉजिटिवली ऐसा बनेगा। तो यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़, बिजली के लिए डिमांड कैसी है। तो हमारी बिजली कैसी है, वो हमारी नेसेसिटीज़ में आती है, तो हमारी जो है वो इलास्टिक रहेगा, मतलब है लेकिन कम लोचदार है, मतलब लोचदार है। जो हमारी बिजली के लिए डिमांड है वो लोचदार है हमारी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ विच हैज़ द लोएस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे कम लोच किसके लिए है मांग की, तो वो हम जानते हैं साल्ट के लिए है, क्योंकि ये नेसेसिटीज़ में आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल और ऑटोमोबाइल के बीच जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैसी है हमारी, तो वो हमारी ज़ीरो है, क्योंकि हम जानते हैं ऑटोमोबाइल जो है वो पेट्रोल के बिना काम ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, द डिमांड फॉर कॉमन साल्ट हैज़ ए लो प्राइस इलास्टिसिटी बिकॉज, हम जानते हैं क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी में है और ये हमारी आय का बहुत ही स्मॉल पोर्शन यूज़ करता है। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट है। इट कंस्टिट्यूट्स ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this video.
Please share it with your friends and others. Please subscribe my channel and thanks for watching.